दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो आपके लिए आ चुका है जिसमें हमने आज के मार्केट के ऊपर बातचीत की है कि क्यों मार्केट आज गिरा। देखो, डिप की एक्सपेक्टेशन अपन ने की थी, अब यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है कि कितना गिरना चाहिए, टेक्निकली सपोर्ट कहाँ पे है। साथ में 4 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आज नीचे गए हैं, उनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, टेक्निकली भी डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट पर। देखो, यहाँ पे कुछ खास डिप नहीं है, जस्ट 57 पॉइंट्स नीचे है डाउ जोन्स। नेस्टे को भी देख लेते हैं। नेस्टे के अंदर भी कुछ खास टिप नहीं है, जस्ट 73 पॉइंट्स नीचे है। तो इंडियन मार्केट क्यों गिरा आज ज़्यादा? यूएस के मार्केट इतने नीचे नहीं है, इंडिया के मार्केट आपने देखे 1% के साथ में निफ्टी नीचे, 1.5% के साथ में मिड कैप नीचे। तो इसके पीछे के जो रीज़न है, जो कारण है, आज के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है, अपने 2 साल के एवरेज के ऊपर जा चुकी है। साथ में टेक्निकली भी स्टॉक सपोर्ट टू रेसिस्टेंस यानी निफ्टी सपोर्ट टू रेसिस्टेंस चलता है, तो वो भी एक रीज़न है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने आपको वहाँ पे बताए थे, जिसमें ट्रेड डील का भी रीज़न है और भी काफ़ी सारे रीजंस है। इसके अंदर दोस्तों एक और रीज़न हम इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ कोविड। अब कोविड को लेकर भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कोविड की वजह से क्या मार्केट क्रैश हो सकता है, क्या क्या हमको पैनिक करना चाहिए, क्या स्टॉक्स को बेचना चाहिए, इस वजह से क्या मार्केट में ब्रेकडाउन हो सकता है क्या? तो देखिए, आंसर ये है कि पैंडेमिक हमेशा नहीं आता है, ये 100 ईयर्स में, 100 साल में एक बार आता है। अब पैंडेमिक को आने के लिए एक बीमारी तो होगी और उसके लिए एक वायरस तो होगा। तो वायरस कोई भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है, उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। अब जब कोई बीमारी कोई भी वायरस की वजह से दुनिया में आती है, तो वो वायरस पूरी तरह से दोस्तों नहीं जाता है। उस वायरस को झेलने के लिए इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। इस वजह से पैंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं बनती है, लेकिन बीमारी कभी भी जाती नहीं है। तो केसेस पूरी दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं, ये थोड़े से इंक्रीज भी हो सकते हैं, पर पैंडेमिक नहीं आएगा, क्योंकि पैंडेमिक आके चला गया है, उसको लेकर वैक्सीन बन चुकी है। जिसने भी वैक्सीन नहीं लगाई है और वो अभी सर्वाइव कर चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इम्यूनिटी बना ली है। तो पैंडेमिक के चांसेस तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो वायरसेस आते हैं, इसकी वजह से हो सकता है कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो इसको लेकर मार्केट रिएक्शन देता है। अब रिएक्शन कैसा था? 1% के साथ में ड्रॉप था। अगर ये कंटिन्यूसली मार्केट गिरेगा इसी रीजन की वजह से, तो आप सोच लेना कि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। मैं आपको बता चुका हूँ न्यूज़ और प्राइस एक्शन को कैसे कनेक्ट करना है। अगर न्यूज़ खराब है, प्राइस एक्शन भी खराब है, यानी स्टॉक और मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है, इट मीन्स न्यूज़ वाकई में खराब है। अगर न्यूज़ खराब आपको दिख रही है, प्राइस एक्शन इतना कुछ खास बुरा नहीं है, तो ठीक है, वो न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी स्टॉक मार्केट को। तो न्यूज़ आपने देखी, ये न्यूज़ आज ही नहीं आई है, ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली चल रही है, उसके बावजूद भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब 1-2 दिन से मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, और ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता है, थोड़ी सी तेजी बनती है तो गिरता भी है। तो मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू ये है कि पैंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन शायद नहीं हो, लॉकडाउन वगैरह ना लगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जनता को, मास्क वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, और वो तो वैसे भी फ़ायदेमंद होते हैं, डस्ट वगैरह इन सब चीज़ों से बचाते हैं। तो ठीक है, ये मेरा व्यू है। आपका क्या व्यू है कोविड को लेकर? आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि एशिया में वापस से पैंडेमिक हो सकता है क्या, वापस से लॉकडाउन लग सकता है क्या? आप चाहे तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स के ऊपर, रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, और साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में रिजल्ट का इम्पैक्ट हो चुका है, कुछ कंपनीज में तेजी बनी है, सब कुछ हम देखते हैं। तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चलिए। जस्ट मैं एक कंपनी यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डिक्सॉन, ठीक है? बाकी कंपनीज एक बार आप खुद से चेक करिएगा। 10,750 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए। मार्जिन देखो एक बार आप, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना, 3.70% के हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की बात करें तो 217 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 10,750 करोड़ की सेल्स और 217 करोड़ का प्रॉफिट। रिजल्ट आपके सामने है। 10,750 की सेल्स तो नहीं है, उससे तो कम है, 10,300 की सेल्स है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है मिस। 121% का जंप है, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेशन से मिस। प्रॉफिट पे आते हैं, कुछ 217 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, और प्रॉफिट कितने आ चुके हैं? प्रॉफिट है 465 करोड़ के। क्या बात है, एकदम से 138% का जंप है। अब ये जो प्रॉफिट है ना, आपको थोड़ा सा खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है, इसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़े हैं, अदर इनकम। अब क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर देखेंगे मार्जिन कैसे है, उसके हिसाब से जज करेंगे रिजल्ट कैसे है, क्योंकि सेल्स में हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशंस मिस हो चुकी है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होते हैं। 750 था एक्सपेक्टेड डेटा, लेकिन यहाँ पे 300 की सेल्स है, ठीक है? तो थोड़ा मिस है। अब 138% को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर आइटम है और अदर इनकम है, जिसके अंदर आप देखोगे तो 265 करोड़ की अदर इनकम है। पहले कितनी थी? 19 करोड़ की थी, उससे 1-2 क्वार्टर पहले 206 करोड़ की हुई, 265 हुई। अब ओपीएम यहाँ पे आपको दिखाएगा 4% का। अब ये एक्चुअल में
बेसिस पॉइंट्स में आता नहीं है, तो ये ओवरऑल दिखा देगा राउंड ऑफ करके 4% का। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा ताकि अपने को पता चले कि रिजल्ट एक्चुअली कैसे है। आगे चलते हैं तो इसके रिजल्ट सबसे पहले देखते हैं। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया है 4 बजे के आसपास और एक्सेप्शनल आइटम है 2.5 बिलियन रुपीज़ का। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 8 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, मार्जिन कहाँ गए इसके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन है इसके। तो मार्जिन कितने हैं, 4.30% के, 3.92% के थे। एक्सपेक्टेशन अभी थी 3.70% की। तो मार्जिन के हिसाब से कंपनी ने अच्छा किया है। तो मैं प्रॉफिट में अदर इनकम इंक्लूड हो भी गई है तब भी बोलूँगा कि प्रॉफिट इसके अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। ठीक है, प्रॉफिट के मार्जिन की वजह से। सेल्स में चलो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मिस हुई है, तो काइंड ऑफ एक मिक्स नंबर है, मिक्स टू थोड़े से पॉजिटिव तरीके से हम इसको देखना पसंद करेंगे। बाकी देखो, अपने पसंद करने से कुछ होता नहीं, मार्केट कैसा देखना पसंद करता है वो इंपॉर्टेंट है, तो कल पता चलेगा। बाकी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, ये एक रिवर्सल मिलता है, उसके बाद में यहाँ पे राउंड बॉटम पैटर्न बनाता है और देखते हैं यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई पे जाता है या फिर नहीं। कल कैसे लगते हैं मार्केट को रिजल्ट, आपको कैसे लगे, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो अगला रेसिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई का ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है PGEL और इसका जो स्टॉक है ना 5% के साथ में ऊपर गया, और वो भी ऐसे मार्केट में जहाँ पे मार्केट ही नीचे था। 1% के साथ में मार्केट ड्रॉप था, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज नीचे थी, स्टिल इसने 5% के आसपास की तेजी दी है। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में ऐसा क्या हो गया जो ये ब्लास्ट हो गया, उसको देखते हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था इस कंपनी के बारे में, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी लोग डर रहे थे कि कितना गिर रहा है, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो गिरावट तो वैसे थी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ऐसी कंपनी इतना चलती है तो ठीक है, नॉर्मल से गिरावट हो जाती है। तो 6 दिन पहले इसके रिजल्ट आए, अच्छा परफॉर्म किया। 5 दिन पहले मैनेजमेंट कमेंट्री आई, जिसके अंदर ये सुना कि जो गाइडेंस है वो 30-35% का कर दिया है रेवेन्यू को लेकर। तो किसी ने पूछा कि 100% ग्रोथ आप देते हो, 77% देते हो, अब 30-35 कर दिया आपने, कम कर दिया, तो ये तो ख़राब बात है। फिर दोस्तों इन्होंने बोला कि गाइडेंस को हम आगे अपवर्ड भी कर देंगे, इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर हमको लगा तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगा ये तो बेकार गाइडेंस है, तो उन्होंने बेचा। कुछ को लग रहा है सपोर्ट पे लेना चाहिए, तो आज ले लिया। अब ऐसा नहीं कि सपोर्ट टूटेगा नहीं, ये एक डायरेक्शन मिल चुका है कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि चलो सपोर्ट पर स्टॉक ने रुकावट दिखाई गिरावट के अंदर, क्योंकि मार्केट वीक है, सपोर्ट टूट सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और वैसे भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है, गाइडेंस के बाद में टूट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं टूटा, अच्छी बात है। तो ये सपोर्ट के ऊपर हमने बातचीत की थी, यहाँ पे आज थोड़ा सा रुका है। अप ट्रेंड का कोई अभी मिला नहीं है, 1-2 कैंडल और इसमें वाइट बने यानी ग्रीन बने तो कुछ मिलेगा। देखते दोस्तों ये 31% कवर कर पाता है या फिर नहीं। बाकी आज तो इसने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी देखते हैं कल डिक्सॉन अगर अच्छा परफॉर्म करे तो हो सकता है ये भी कुछ ना कुछ करके दिखाए। नेक्स्ट कंपनी एक्चुअली ग्लास कोट, इसने बहुत शानदार परफॉर्म कर दिया, 20% का जंप इसने दिखा दिया है। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट हो गया, गैप अप हो गया, 20% का सर्किट है, यानी कल भी बाय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि जो पैटर्न है इसका वो कैसा है। 150 रुपीज़ का स्टॉक 250 तक आ गया था, सोच लो कितनी परसेंट की गिरावट इसमें हुई होगी। पैटर्न स्टिल डाउन ट्रेंड में है, जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा, जब तक कोई भी अप ट्रेंड का संकेत नहीं होगा, और यहाँ से इसको निकलने के लिए 400-450 के आसपास पहुँचना पड़ेगा। 400 को तोड़ना ही पड़ेगा, कम से कम 430-440 से पहुँच जाए, रुके वहाँ पे, समझ में आए, वॉल्यूम के साथ में फिर एकदम से बढ़े, तब समझना कि यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ। रीज़न क्या है, ऑब्वियसली रिजल्ट हो गया, रिजल्ट का सीजन अभी चल रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, प्रॉफिट मोर देन डबल हो चुका है, 20% का सर्किट इसमें लग चुका है। देखते हैं दोस्तों आगे कैसा परफॉर्म ये करता है। हिंदुस्तान फूड्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 5% का जंप इसमें देखने को मिला है, और इसका पैटर्न कुछ ऐसा है जो ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रेंज के अंदर चलता बढ़ता रहता है, चलता गिरता रहता है, क्योंकि ये रेंज थी, इसमें प्लस माइनस एक ब्रेकआउट होता है, अब ये रेंज बन चुकी है, पता नहीं है आगे ब्रेकआउट कब होगा। बाकी इस रेंज में तो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं ये रेंज है 650 से लेकर 450 के बीच में मोटा मोटी। ठीक है, तो बीच बीच में रेंज छोटी हो जाती है, 500 से 600 रुपीज़ की भी हो जाती है, तो टेक्निकली इसको देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी फंडामेंटली भी इसके नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट को पसंद आए। पहली बार कंपनी ने 100 करोड़ का जो पैट है उसका मार्क को क्रॉस किया है, 34% के साथ में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो रिजल्ट इसके अच्छे हैं, मार्केट को अच्छे लगे। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों तत्व चिंतन है, तो 20% के साथ में जंप इसमें देखने को मिला है। सो यहाँ पे भी ऐसा लगेगा अच्छे वॉल्यूम आ गए, कंपनी का स्टॉक चल गया, कुछ ना कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये रेसिस्टेंस है, देखते हैं ये तोड़ता है या नहीं। 20% का है तो चलो ठीक है, आज तो वैसे भी सर्किट है, कल देखेंगे। सो यहाँ पे भी दोस्तों आप देखोगे तो 3000 का स्टॉक 900 रुपीज़ पर है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें हो चुकी है।
पहला एक रिवर्सल इसने दिया है, जो रिवर्सल नहीं बोलूँगा, एक चलो ठीक है रिवर्सल बोल देते हैं, बाकी ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर करेंगे जो कि ये लाइन है। सो अगर ये इसको तोड़ देता है 1100-1200 रुपीज़ के आसपास पहुंचने की कोशिश करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तब थोड़ा सा बनेगा इसमें पैटर्न। अब देखो दो तरह के स्टॉक हो गए मार्केट के अंदर। एक तो ऐसे हो गए जहाँ पे कन्विक्शन ही नहीं है, स्टॉक 50-60-70% नीचे है। एक होगा जो 30-40% नीचे होगा या 20-25% नीचे होगा और उसमें रिवर्सल आया है। तो आप किसको प्रेफर करोगे, इस स्टॉक को या फिर इसको? आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पर्सनली इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि हो सकता है कम पैसा बने लेकिन कन्विक्शन यहाँ पे होगा। जब तक कन्विक्शन ही नहीं होगा, जब तक होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एकदम से स्टॉक ऐसे जाएगा नहीं, गिरता पड़ता जाएगा। तो कन्विक्शन होना चाहिए गिरावट को देखने के लिए। बाकी आप क्या करना चाहोगे कमेंट कर सकते हैं। आइनॉक्स ग्रीन, इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 13% का जंप है। कल ग्रीन एनर्जी की कंपनीज के ऊपर बातचीत की थी, केपीआई आज थोड़ा सा रुका है, बाकी इसने आउट परफॉर्म कर दिया आज के दिन। इसको भी हमने डिस्कस किया था क्योंकि ये भी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से काफ़ी कमाल की कंपनी है। तो यहाँ पे देखते हैं स्विंग कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं। बाकी एक टेक्निकली रिवर्सल इसमें मिल चुका है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसी पर सपोर्ट लिया, एक अच्छा ब्रेकआउट, यानी तीजी आज भी अच्छे वॉल्यूम से है, तो काफ़ी अच्छी बाइंग इसमें इन्वेस्टर्स की चल रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।